प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं के विस्तार का ये कार्यक्रम आज एक और नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित है, और वो विषय इस देश के इतिहास के उस महत्वपूर्ण काल से है जिसे हम काला अध्याय भी कहते हैं स्वतंत्र भारत के इतिहास का, यानी आपातकाल, इमरजेंसी का समय। और प्रधानमंत्री महोदय ने इसका जिक्र अपने मन की बात में किया और इस उद्देश्य के साथ किया कि आज जनसंख्या का एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो है, जो 1977 के बाद या 1975 के बाद पैदा हुआ या उसकी स्मृतियों में वो काल नहीं है, उनके लिए भी इस बात को जानना जरूरी है कि हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काल ऐसा रहा, आपातकाल के रूप में जिसे हम जानते हैं, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं और ऐसे क्रियाकलाप हुए जिन्होंने लोकतंत्र पर एक धब्बा तो लगाया लेकिन भविष्य के लिए एक सीख भी दे दी। और ये सीख किस तरह की दी, इसका हम विस्तार से आज विवरण और जानकारी हासिल करेंगे अपने अतिथि से, जो कि डीके दुबे साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, वकील हैं आप, और साथ ही संविधान के विषयों को लेकर बहुत बेबाकी से और बहुत गहनता से उनका अध्ययन भी है और अपनी टिप्पणी और अपनी जानकारी भी शेयर करते रहते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर। आपने उनको बहुत बार सुना भी होगा। दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आपका। आपातकाल का जिक्र होता है तो बहुत सारी ऐसे बिंदु भी निभर कर आते हैं जिनको लेकर हमें चिंताएं होती हैं, और अतीत में जो घटनाएं घटी उनको लेकर एक ग्लानि भी होती है कि लोकतंत्र के इस ऐसे मंदिर में, भारत में इस तरह की घटना घटी है। आपसे बातचीत हम शुरू करें उसके पहले दुबे साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो अंश भी हम सुनवाना चाहते हैं जो जिसमें उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम में हम सभी की कोशिश रहती है कि एक दूसरे के प्रेरणादायी प्रयासों की चर्चा करें, जन आंदोलन से परिवर्तन की गाथा पूरे देश को बताएं। इसी कड़ी में मैं आज आपसे देश के एक ऐसे जन आंदोलन की चर्चा करना चाहता हूं जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है। लेकिन उससे पहले मैं आज की पीढ़ी के नौजवानों से, 24-25 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सवाल बहुत गंभीर है, और मेरे सवाल पर जरूर सोचिए। क्या आपको पता है कि आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छीन लिया गया था? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था। ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया, रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती भर नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक भावना हमारी रग रग में है, आखिरकार जीत उसी की हुई। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। तानाशाही की मानसिकता को, तानाशाही वृत्ति प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। इमरजेंसी के दौरान देशवासियों के संघर्ष का गवाह रहने का, साझेदार रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला था।
लोकतंत्र के एक सैनिक के रूप में। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपातकाल के उस भयावह दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी भूलना नहीं चाहिए। अमृत महोत्सव सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजय गाथा ही नहीं, बल्कि आजादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए हैं। इतिहास के हर अहम पड़ाव से सीखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, सुना आपने प्रधानमंत्री महोदय ने जो पिछला मन की बात था उसमें उन्होंने शुरुआती दौर में ही आपातकाल को लेकर जिक्र किया और उस जिक्र में इस बात का आह्वान भी किया या हम लोगों से ये बात शेयर भी की, उन्होंने सुझाव भी दिया कि अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, आपातकाल के उस भयावह दौर को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? इतिहास के हर अहम पड़ाव से हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसलिए नहीं भूलना चाहिए। लेकिन इसके बहुत सारे आयाम हैं, इनको गहनता से, इनको गहराई से समझने की जरूरत है और समझकर एक ऐसे देश के जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के एक प्रबुद्ध नागरिक के तौर पर हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिस स्तर पर जहां भी हम कर सकते हैं। और इसीलिए आज डीके दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं और संविधानवेत्ता, संविधान विशेषज्ञ के रूप में आप जाने जाते हैं। श्रोताओं, दुबे जी से हम बातचीत शुरू करें उससे पहले हम ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में श्री डीके दुबे द्वारा जो विचार रखे जाएंगे वो उनके व्यक्तिगत विचार होंगे, जिनका तथ्यों के आधार पर आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य है आपातकाल के दौर का तथ्यात्मक चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत करने का। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो दुबे साहब, एक बार पुनः स्वागत करते हुए बात को हम वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उस भयावह दौर को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसके पीछे उनका आशय जो है वो विस्तार से थोड़ा इसके बारे में बताएं कि क्यों नहीं भूलना चाहिए और किन आयामों को लेकर हमें उनको अपनी स्मृतियों में रखते हुए भविष्य के लिए अपने मार्ग निर्धारित करने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल 1971 में ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हुई। इंदिरा गांधी ने जिस समय कांग्रेस पर कब्जा किया तो 1969 में चुनाव जीतने के बावजूद इंदिरा गांधी नीलम संजीवा रेड्डी के जो इलेक्शन चल रहा था उस इलेक्शन में कांग्रेस में कन्फ्लिक्ट हुआ और वो कन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हुआ कि इंदिरा गांधी माइनॉरिटी में चली गई। ये कांग्रेस पार्टी जो उस समय सत्ता में थी उसके अंदरूनी कलह थे या कन्फ्लिक्ट था ये? यस, यहाँ से शुरू होती है बात जी। तो उसके बाद जब 1971 में इंदिरा गांधी दोबारा चुनाव में गई और नया पार्टी सिंबल लेकर गई तो उसमें वो बहुमत में आई। बहुमत में आने के बाद उनको ये लगा कि अब जनता हमारे साथ है और 1971 का जो चुनाव था ना वो चुनाव गलत तरीके से उन्होंने जीता था। गलत तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था और जो पर्क वगैरह उन्होंने लिए थे, जो उनकी सैलरी हुई, जो बेनिफिट्स लिए थे, उनको भी रिटेन करने के ऑर्डर कर दिए थे। अच्छा। तो हुआ क्या कि इंदिरा गांधी ने अपने सेक्रेटरी को चुनाव जहां इलेक्शन हो रहा था वहां अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर को, और उसने चुनाव जितवा दिया। तो ये तो जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद का, दुबे साहब, उन्होंने जो मुख्य कारण माने थे, जो अपने निर्णय के आधार माने थे, उसमें तो एक प्रमुख आधार ये था ही कि जो उनके ओएसडी थे यशपाल कपूर साहब, वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर रायबरेली भेजे गए और वहां पे उन्होंने खुलेआम प्रचार में हिस्सा लिया। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना जी। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहली बार इंदिरा गांधी को 5 घंटे तक ट्रायल का सामना करना पड़ा कोर्ट के अंदर, और परिणाम ये निकले कि इंदिरा गांधी की इलेक्शन जब 12 जून 1975 की बात है, ये 12 जून को इनका चुनाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को ये कर दिया। इससे पहले की जो सिचुएशन है उसमें 3-4 बड़े जजमेंट आ गए थे। अच्छा। केसेस आ गए थे। एक 1967 का जजमेंट आ गया था गोलकनाथ का, जिसको पलटने के लिए इंदिरा गांधी एक अमेंडमेंट ले आई और उस अमेंडमेंट को फिर चैलेंज किया गया और वो अमेंडमेंट भी फंस गया सुप्रीम कोर्ट में। अब जजमेंट आ गया था जो अब तक का सबसे बड़ा केस माना जाता है, केशवानंद भारती। अच्छा। केशवानंद भारती में भी इंदिरा गांधी को मुंह खानी पड़ी और इंदिरा गांधी ने अब क्या किया कि जो चौथे नंबर के जज थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा। तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस इस्तीफा दे गए। इसके अतिरिक्त
पोजीशन ये हुई कि प्रीवी पर्स खत्म कर दिया गया, जो राजाओं के सेटलमेंट हुए थे। प्रीवी पर्स खत्म करने पर राजाओं के जो फॉलोवर्स थे या राजा एक्स राजा जो हुआ करते थे, उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिए थे। इंदिरा गांधी फिर से उसके खिलाफ भी अमेंडमेंट ले आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो इंदिरा गांधी फिर से अमेंडमेंट ले आई। ऐसी सिचुएशन में एक मीसा का कानून आ गया, कॉफी पोसा का कानून आ गया, और देश में मतलब जो भी एक डेमोक्रेटिक बॉडी हुआ करती थी, उस सबको क्रैश करने का प्रयास इंदिरा गांधी ने किया। अब 1975 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, जस्टिस कृष्णा अय्यर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भाई आपका चुनाव ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए आप जितना भी आपको जो कुछ मिला है वो सब जमा कर दीजिए और आप सदस्य नहीं हैं। 24 तारीख को जजमेंट हुआ और 25 तारीख की रात को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। अच्छा दुबे साहब, एक चीज है, जैसे जो उच्च न्यायालय का इलाहाबाद का जो निर्णय था, तो उसमें तो साफ साफ तौर पर ये बातें रखी गई थी, जज द्वारा कही गई थी निर्णय में कि गलत तरीके से एक तो चुनाव हुआ, ये बात साबित की गई उसमें, और अगले 6 वर्षों तक वो किसी भी पद पर नहीं स्थापित हो सकती है, चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने अपील किया तो इन दोनों के निर्णयों में कुछ फर्क था, या उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः स्वीकार किया? उच्च न्यायालय के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करके जो बेनिफिट्स इंदिरा गांधी ले चुकी थी, वो बेनिफिट्स भी वापस करने का ऑर्डर कर दिया बढ़ा के। अच्छा, तो अब बेनिफिट्स वापस करना, आगे 6 वर्ष का मतलब जो समस्या उनके सामने खड़ी हुई थी, इंदिरा गांधी का तो कैरियर ही फंस गया था। लेकिन उसमें ये तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये कह दिया था कि पद पर बनी रहेंगी। हाँ, पद पर नहीं, तब तक पद पर बनी रहेंगी जब तक नेक्स्ट चुनाव नहीं हो जाता। तो उतनी समय के लिए, लेकिन कैरियर तो फंस गया ना इंदिरा गांधी का। नहीं, बिल्कुल। और ये भी सुनने में आया, मैंने पढ़ा कई जगह इस बारे में, कई लोगों ने मेमोयर्स में अपने लिखा उस दौर के, कि एक बार तो इंदिरा गांधी जी ने अपना मन बना लिया था इस्तीफा देने का, रिजाइन करने का, लेकिन आसपास जो लोग थे उन्होंने कुछ इस तरह की सलाह दी कि नहीं, आपातकाल ही एक रास्ता है जिसको अपनाते हुए वो गद्दी पर बनी रह सकती हैं। उनके सलाहकार क्या वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो ड्राफ्ट किया था, और सरकार करके उनका क्या नाम था पूरा, सिद्धार्थ शंकर रे की बात आप कर रहे हैं? हाँ, रे की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने वो ड्राफ्ट किया और कहा कि इससे अच्छा तो ये है कि आप इंटरनल इमरजेंसी लगा दो, क्योंकि प्रोटेस्ट चलने ही लगे थे लगातार जी, शुरू इधर राजनारायण और जेपी ग्रुप एक्टिव हो ही गया था। तो इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई। इंटरनल इमरजेंसी के 3-4 दिन के अंदर ही, मुझे लगता है कि ये संसार का बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन होगा कि 3-4 दिन के अंदर ही पॉलिटिशियंस गिरफ्तार किए जाने लगे, ये मीडिया न्यूज वाले जर्नलिस्ट गिरफ्तार किए जाने लगे। मतलब उनको लगा कि जो उनके खिलाफ जा सकता है, और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, प्रेस की बिजली काट दी गई। अच्छा, प्रेस ये न्यूज ही नहीं दे पाएगी, प्रेस की बिजलियां पूरे देश में काट देंगी, जहां जहां प्रेस लगी थी, जहां से न्यूज पब्लिश होती थी। और उस समय सबसे बड़ा साधन आप ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था, इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो मतलब सरकार के उसमें रहा, नियंत्रण में था उस समय। हाँ, तो बाकी ये न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, तो प्रिंट मीडिया के सबके उन्होंने कनेक्शन कटवा दिए थे। तो ये एक ऐसी घटना हुई कि डेमोक्रेसी की एकदम हत्या, मतलब लोकतंत्र की एकदम हत्या 3-4 दिन में। और बड़े बड़े लीडर उस समय के, लाल कृष्ण अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, मुलायम सिंह यादव जी, ये सारे लोग अंदर जेल में भेजे गए। इनको सबको एक साथ अरेस्ट किया गया पूरे देश में। और यहाँ तक कि जो उस समय का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन हुआ करता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं थी, क्योंकि ये राजनारायण का मामला था, ये जेपी का मामला था, ये राम मनोहर लोहिया का मामला था, ये सब सामने फ्रंट में थे, कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि ये सामाजिक संगठन है, इसके पास बहुत शक्ति है, इनको भी अंदर किया जाना चाहिए। तो सामाजिक संगठन के लोगों को पकड़ पकड़ के, उनको जो हाफ पैंट उनका यूनिफॉर्म होता था उस समय, उसको देखकर और घर घर में पूछ कर कि यहाँ आरएसएस का कौन व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चों को, इनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई। दुबे साहब, ये तो खैर बड़ी कई जगह कई लोगों ने लिखा है उस दौर में अपने संस्मरणों में कि तब इंदिरा जी ने एक मीटिंग बुलाई थी मुख्यमंत्रियों की, और उसमें उन्होंने साफ साफ ये निर्देश दिया था कि अपने अपने राज्यों में ऐसे लोगों की पहचान करें, सूची बनाएं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, और उन सबको गिरफ्तार किया जाए। उनके मन में यह संशय किसी बात को लेकर था कि इनके बाहर रहने से शायद उनके कहीं कुछ अधिकारों में हनन हो सकता है या बाधा पहुंच सकती है। श्रोताओं, श्री डी.के. दुबे से ये बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले आइए एक गीत सुन लेते हैं। गीत भी उसी दौर का है, यानी 1975 के आसपास का वो समय जब आपातकाल की स्थिति थी इस देश में, और फिल्में भी उससे अछूती नहीं थी। उन्हीं में से एक फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, और उसी फिल्म का ये गीत है जो आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं।
उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। ओ ओ ओ ओ तबीयत ठीक थी और दिल तबीयत ठीक थी, हाँ तबीयत ठीक थी, तबीयत ठीक थी, हाँ तबीयत ठीक थी। और दिल भी, हाँ दिल भी, अजी दिल भी बेकरार ना था। तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार न था। ये तब की बात है, हाँ हाँ बात है, ये तब की हाँ हाँ। तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार न था। ये तब की बात है जब किसी से प्यार न था, जब से प्रीत सपनों में समाई मार गई, मन के मीठे दर्द की गहराई मार गई, नैना से ये नैना की सगाई मार गई, सोच सोच में तो सोच आई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। कैसे वक्त में हाय हाय, कैसे वक्त में, कैसे वक्त में हाय, कैसे वक्त में आके दिल को दिल की लगी बीमारी। कैसे वक्त में, ऐसे वक्त में आके दिल को दिल की लगी बीमारी। महंगाई के दौर में हो गई महंगी यार की यारी। कैसे वक्त में दिल की लगी दिल को जब लगाई मार गई, दिल ने दिल को प्यार की दुहाई मार गई, दिल की बात दुनिया को बताई मार गई, और दिल की बात दिल में जो छुपाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई,
महंगाई मार गई। और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। पहले मुट्ठी विच पैसे लेकर, पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई। हाय महंगाई महंगाई महंगाई। शक्कर में ये आटे की मिलाई मार गई, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, जनता जो थी चिल्लाई मार गई, बाकी कुछ बचे महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। गरीब को तो बच्चे की पढ़ाई मार गई, पढ़ाई मार गई। बेटी की शादी और सगाई मार गई, सगाई मार गई। किसी को तो रोटी की कमाई मार गई, कपड़े की किसी को सिलाई मार गई, किसी को तो रोटी की कमाई मार गई, कपड़े की किसी को सिलाई मार गई, ओ किसी को मकान की बनवाई मार गई। जीवन के बस 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। ढूंढ ढूंढ के हर इंसान, ढूंढ ढूंढ के हर इंसान खो बैठा है अपनी जान। जो सच सच बोला तो सच्चाई मार गई, सच्चाई मार गई, सच्चाई मार गई। और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम आपातकाल यानी इमरजेंसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं श्री डी.के. दुबे से। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दुबे साहब, 25 जून को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी, अपने हस्ताक्षर किए थे। उसमें एक चीज और संवैधानिक तौर तरीके से थोड़ी सी उसमें चूक ये भी हुई या कमी रही, ऐसे विश्लेषक कहते हैं दुबे साहब, कि बिना कैबिनेट की औपचारिक सहमति के सीधे प्रस्ताव जो है उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा आपातकाल लागू करने के लिए। जो 77 में चुनाव तो इसीलिए करवाना पड़ा क्योंकि आपातकाल की घोषणा भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी ना कोर्ट ने। जी, वही बात है कि वो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सच बात। तो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स का एक हिस्सा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है और वो उसका हेड भी है, ये सब स्वीकार है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का मतलब पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है। अब चूंकि संविधान में व्यवस्था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्णय होना चाहिए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्णय न होने की वजह से केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सहमति से इमरजेंसी लगना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
बिल्कुल। तभी तो फिर इनको चुनाव करवाना पड़ा था 1977 में कि भाई अब तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, अब जो इमरजेंसी लगी वो भी काम नहीं आ रही। तो जो काम भी उन्होंने किए उस समय, मतलब देश में, आप एक इलस्ट्रेशन में आपको बड़ा अच्छा सा बताता हूँ, दिल्ली के अंदर 2-2.5 साल में लगभग 1.5 लाख मकान तोड़े गए। अच्छा। और यहां तक कि जो इनक्रोचमेंट लॉज थे, जैसे मध्य प्रदेश का इनक्रोचमेंट लॉ था, महाराष्ट्र के इस तरह के लॉज थे, लैंड रेवेन्यू के लॉज थे, इनमें अमेंडमेंट किए गए और उस समय बड़ी तादाद में बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर किस बात पर कि जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध बोलेगा, जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध बोलेगा, उसका घर तोड़ा जाएगा बिना किसी प्रोसीजरल मैकेनिज्म को अपनाए हुए। अच्छा। तो आप सोच लीजिए कि 1972, 73, 74 में दिल्ली में 2000 घर तोड़े गए, जो एनडीएमसी, एमसीडी और डीडीए मिलाकर कर रहे थे, और केवल 2 वर्ष में 1.5 लाख घर तोड़ना बनाए। तो पूरे देश में ये दमन चक्र चल रहा था कि जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलेगा उसको, यहां तक कि इनोसेंट लोगों की नसबंदियां करवाई गई। मतलब जो इंतहा हो सकती है अत्याचार डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये तो उस समय बादशाही जब हुआ करती थी, मुगल शासन होता था, अफगान शासन भारत में होता था कि भाई राजा के खिलाफ जो बोलेगा, सत्ता के खिलाफ बोलेगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन डेमोक्रेटिक भारत में राजा के खिलाफ, मतलब सत्ता के खिलाफ बोलेगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट जब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुका हो, देश भर जिस बात पर एग्री, अगर भाई 1975 में ही चुनाव में चली गई होती कांग्रेस पार्टी, कहती भाई ऐसा कह दिया, हम दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनाए दे रहे हैं, तो क्या समस्या थी। लेकिन इंदिरा गांधी का करियर चूंकि दांव पे लगा था, और उस समय जब 1969 का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इंदिरा गांधी वर्सेस अदर्स था, इंदिरा गांधी वर्सेस ओल्ड। जी, वो तो था ही। और इस जिसका संदर्भ या जो जिक्र आप कर रहे हैं किसी और को प्रधानमंत्री उनकी जगह बनाए जाने का, एक मीटिंग तो इस बात की, एक बैठक तो संसदीय दल की हुई थी कांग्रेस की, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि कौन होगा। एक चीज दुबे साहब ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जब 26 जून को आकाशवाणी से श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया आपातकाल की घोषणा के बाद, रात में मध्य रात्रि में घोषणा हुई और सुबह उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, उनका ये कहना था, और उन्होंने जनता के सामने ये पक्ष अपना इस रूप में रखा कि देश में ऐसी ताकतें हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए उसमें बाधा या अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर रही हैं और आंतरिक गड़बड़ियां पैदा कर रही हैं। और संविधान में जो कि आंतरिक गड़बड़ी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसको आधार बनाकर ये आपातकाल लागू किया गया। ये उनका पक्ष किस रूप में जस्टिफाई या ना जस्टिफाई होने की स्थिति? लेकिन 1978 में जो 44th संवैधानिक संशोधन आया जी, उसमें संशोधन 352 में कर दिया गया और ये कह दिया नई सरकार ने कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर कोई इमरजेंसी नहीं लगेगी। इंटरनल जब रेवोल्यूशन होगा या सशस्त्र विद्रोह जो होगा, हाँ, विद्रोह होगा, तो ही इमरजेंसी लगाई जा सकती। तो ये बात बिल्कुल जस्टिफाई कर दी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है यहाँ पर। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब सरकार का विरोध करना, सरकार का विरोध करना ये घोतक नहीं है कि आप उसमें इमरजेंसी लगा देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी चूंकि 1971 का जो चुनाव लड़ा था वो गरीबी हटाओ के मुद्दे पर लेकर आई थी। अब गरीबी हटाओ उनका मुद्दा था, तो वो उसी ट्रैक पर, उसी लाइन पर वो स्टेटमेंट दे रही थी कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है और गरीबों को प्रताड़ित करना, गरीबी खत्म ना करना, और मैं जो मुद्दे 1971 में लेकर आई थी उसके विरुद्ध ये सब कुछ हो रहा है। कुल मिलाकर ये अपने आप को जस्टिफाई करने का प्रयास हो रहा था कि जनता को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी में जो रूल होता है वो जनता का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता। और वो व्यक्ति के आधार पर रूल करना चाहती थी, लेकिन मतलब रूल तो वो व्यक्ति के आधार पर करना चाहती थी, लेकिन सपोर्ट तो जनता का चाहती थी कि जनता दूसरे ग्रुप के साथ ना आ जाए, इसलिए वो इस तरह का बयान देना स्वाभाविक था। अच्छा, 1971 में दिसंबर के महीने में जब बांग्लादेश को लेकर जो युद्ध हुआ पाकिस्तान से, एक बहुत बड़ी विजय भारत को मिली थी और स्वाभाविक सी बात थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो उनके नेतृत्व को ये श्रेय दिया गया और सबने, यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी प्रशंसा की इस बात के लिए जिस तरह उन्होंने देश का नेतृत्व किया उस दौर में। अब ये सब एक इतनी ऊंचाई पर उनकी प्रसिद्धि, लोकप्रियता सब कुछ पहुंची, फिर चीजें एकदम से ढलान पर क्यों आनी शुरू हो गई? देखिए, जैसे ही बांग्लादेश का ये पाकिस्तान का युद्ध हमने जीता है, उसके बाद इंदिरा गांधी को ये महसूस हो गया कि मैं अजय हो गई और अब मैं कुछ भी, जो भी मैं करूंगी वो जनता मेरा सपोर्ट करेगी, क्योंकि 1971 में जनता ने सपोर्ट तो किया ही था और उसके बाद इंदिरा गांधी को एस्टेब्लिश भी करने में कोई कसर नहीं छोड़ा और इंदिरा गांधी को माना भी गया। इस बात के लिए आज भी लोग मानते हैं, ऐसा नहीं, जो उनके
कठोर विरोधी हैं, बिल्कुल। वो भी मानते हैं कि 1971 के वॉर में इंदिरा गांधी का एक विशेष रोल था और उसके लिए उनका अभिवादन होना चाहिए जी। लेकिन ये अभिवादन उनको निरंकुश बना देगा, ऐसा उनको आभास हो गया कि वो निरंकुशता से काम करेंगे, जनता उनके साथ है। इसीलिए मीसा और कोफी पोसा, ये दो कानून बने थे, इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया उन्होंने ये 1971 वाले प्रकरण के बाद। और मैं आपको जैसे कह रहा हूं कि जिस समय इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी के दौरान आप ये सोच कर देखो कि भारत में संविधान संशोधन हो गया और वो देश का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन जी। तो क्या ये संभव है कि देश में इमरजेंसी लगी हो, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ वर्डिक्ट दे चुका हो और ऐसी पोजीशन में आप संविधान में बहुत बड़ा संशोधन करते हैं? तो ये बड़े संशोधन करना भी मतलब कुल मिलाकर ये है कि मैं जैसे चाहती हूं वैसे चलूंगी और देश मेरा सपोर्ट करेगा, क्यों? क्योंकि मैं बांग्लादेश जैसा युद्ध जीत कर आई हूं। तो ये उनको, मुझे लगता है, अभिमान जो उनका था उसने ही उनको निरंकुश बना दिया। ये बात तो सच है दुबे जी कि आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ गलत कामों की अनुमति भी और सहमति भी आपको मिल सकती है। खैर दुबे जी, संभवतः ऐसे ही हालात की शायद कल्पना कभी प्रदीप ने की होगी और उन्होंने एक गीत लिखा, उसे गाया भी। छोटा सा ये गीत है, आइए सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं, बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे आपातकाल के बारे में। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है, कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है, मौत के साये में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है, बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे, क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का, इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है, कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश पे दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं श्री डी के दुबे से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, वकील हैं और साथ ही संविधानवेत्ता के रूप में भी उनकी प्रतिष्ठा है। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दुबे जी, अब एक चीज मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूं, क्योंकि संविधान को लेकर आपका बहुत गहन अध्ययन भी है, जानकारी भी है, इंटरप्रिटेशन भी आप और टिप्पणियां करते रहते हैं। जो संविधान में अलग अलग तरह के प्रावधान हैं आपातकाल को लेकर, मेरा ख्याल है 352 से लेकर 360 तक इन चीजों का वर्णन किया गया है संविधान में। किस किस तरह के आपातकाल को संविधान में उसका प्रावधान किया गया है, किन किन परिस्थितियों में किया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। खासतौर से 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360 जी। 360 का तो अभी ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि भारत में इस्तेमाल नहीं हुआ है, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में नहीं लगी है। अच्छा। 356 का उपयोग और दुरुपयोग ये तो कांग्रेस के समय से लगातार चला आ रहा है। जब तक कि एसआर बॉम्बे का जजमेंट नहीं आया था, उससे पहले तक खूब 356 का इस्तेमाल किया गया है इंटरनल स्टेट इमरजेंसी लगाने में। स्टेट इमरजेंसी आप उसको कह देते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है स्टेट में। तो संविधान में क्या वर्णन है, क्या प्रावधान किन शब्दों में उसको लिखा गया है? 356 में तो ये व्यवस्था की गई कि जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भंग हो जाती है जी और कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट चलने में समर्थ नहीं होता, तो गवर्नर की रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार उस पर इमरजेंसी का प्रावधान लेकर आती है। लेकिन वो इमरजेंसी का प्रावधान भी सरकार नहीं ला सकती, सरकार केवल ला सकती है, उसको क्रॉस वेरीफाई करवाना होता है पार्लियामेंट से। अच्छा। तो पार्लियामेंट उसको क्रॉस वेरीफाई करेगी तो 356 कंटिन्यू रह सकता है। 6-6 महीने के लिए पहले लगाते हैं, फिर ऐसे चलते हैं। नेशनल इमरजेंसी भी 6-6 महीने के लिए लगाते हैं। इंदिरा गांधी ने जो नेशनल इमरजेंसी 1975 में लगाई थी 352 में, वो इमरजेंसी भी हर 6 महीने के बाद अकेले इंदिरा गांधी की सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट हुआ करती थी और प्रेसिडेंट का साइन हुआ करता था। तो हर 6 महीने तो वो ऐसे वेरीफाई करते करते बढ़ा कर ले गई 1977 तक। तो 352 में नेशनल इमरजेंसी के प्रावधान है। नेशनल इमरजेंसी का जो प्रावधान है
अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है भारत में, तो ऐसी परिस्थिति में पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, कुछ राज्यों में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, या कुछ राज्यों को किसी एक पर्टिकुलर राज्य में लगाई जा सकती है, किसी राज्य के एक हिस्से में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये व्यवस्था उसमें दे रखी। उसके अलावा सशस्त्र विद्रोह अंदर हो जाए, यानी कि गृह युद्ध टाइप का हो जाए। तो ये 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें सशस्त्र विद्रोह की बात जोड़ी गई थी। उसके पहले वो आंतरिक गड़बड़ी शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। हाँ, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसी का तो लाभ उठाया ना। हाँ, उसी की अपने ढंग से उसको इंटरप्रिटेशन की गई, अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया, कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोर्ट ने कहा ये तो ठीक नहीं है। लेकिन अभी आज की तारीख में जो नेशनल इमरजेंसी है वो सशस्त्र विद्रोह देश के अंदर हो जाए और ऐसा लगे कि इमरजेंसी लगाए बगैर ये कंट्रोल नहीं हो सकता, तो ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो फिर इमरजेंसी लगाना मजबूरी है। तो ये परिस्थितियां हैं जिसमें हम इमरजेंसी लगा सकते हैं 352 के तहत। 352 से जी 356 से हमने व्यवस्था की है कि जो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा लेंगे, स्टेट की मशीनरी अगर भंग होती है तो। और 360 में अगर हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आ जाए। फाइनेंशियल इमरजेंसी से मतलब होता है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में है लेकिन आप उसको बिना अनुमति के नहीं निकाल सकते। अच्छा, जितना देश में फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसका सरकार किसी भी तरह से उपयोग कर सकती है। आपके धन का, आपका धन छोड़ दीजिए, आपका धन देश के अलावा दूसरे देशों में भी अगर कहीं है उस पर भी सरकार का आधिपत्य हो जाता है। ये इमरजेंसी ईश्वर की कृपा ऐसी रही है कि ये इमरजेंसी भारत में अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से भी हम गुजर चुके हैं, लेकिन ये देश के अंदरूनी एक ताकत तो है इस देश में, व्यवस्था में और प्रक्रियाओं में, कि ये चीजें अभी तक इस रूप में नहीं आई हैं वित्तीय संकट के रूप में। बहुत बुरी परिस्थितियों से निकल चुके हैं। जिस समय चंद्रशेखर की सरकार हुआ करती थी जी, और हम सोना गिरवी रखकर आए थे, और बाद में जो सरकारें बैठी उन्होंने भी बहुत सारा कर्जा ले रखा है। आज की केंद्र की जो सरकार है बैठी हुई है जी, ये सरकार फाइनेंशियली अपने आप को बहुत साउंड रखती है। और इस समय मुझे लगता है कि अगर दूसरी सरकारें होती तो शायद हम बहुत बड़ी समस्या में होते। लेकिन इस गवर्नमेंट की ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननी चाहिए कि ये फाइनेंस के मामले में बड़ा मैनेजमेंट अच्छा है। देखिए, कोविड जैसा बहुत ही एक भयावह दौर जो निकला है और दुनिया के तमाम देश उससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। अब श्रीलंका जैसे देश में जो आज परिस्थितियां बनी हैं, कुल मिलाजुलाकर उसी दौर से होकर यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन भारत ने चीजों को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि लोगों का कल्याण भी साथ साथ होता रहे, हमारा जीवन भी सामान्य चलता रहे, देश की आर्थिक व्यवस्था कहीं से कमजोर ना होने पाए। आज बहुत बेहतर स्थिति में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुबे जी, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि मुख्यतः हम उसी मुद्दे पर लौटकर आते हैं जो 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं 1975 के संदर्भ में, ये पहली बार इस तरह का आपातकाल लगाया था 352 के अंतर्गत, या पहले भी इस तरह के आपातकाल लागू हुए थे देश में? ये तो नया संविधान बनने के बाद 1950 के बाद एक ही बार हुआ है लाइफ टाइम कि हमें इस तरह की इमरजेंसी लगानी पड़ी। इसके अलावा जब हमारे युद्ध काल चला है ना, तो युद्ध काल में हमने डिफरेंट स्टेट्स के लिए इस तरह के प्रावधान किए हैं। जैसे कश्मीर का युद्ध चला, देखिए 1962 में भी मेरा ख्याल है चीन के साथ जब युद्ध हुआ तब भी, मैं वही कह रहा हूँ, युद्ध की परिस्थितियां थी जब दूसरे देशों से हमारे युद्ध चल रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने डिफरेंट टाइप की इमरजेंसी लगाई, लेकिन ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लाइफ टाइम एक ही इमरजेंसी लगी। अच्छा, जो इसके तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का जो प्रावधान है, उस प्रावधान के लेकर हम बात कर रहे हैं, और उससे हम कम से कम एक आम नागरिक के तौर पर यह समझ पाएंगे कि संविधान में क्या प्रावधान है, पर वस्तुतः 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई उनमें किस तरीके से उनका दुरुपयोग करते हुए लोगों को प्रताड़ित किया गया। तो अब इसमें जैसे सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये मौलिक अधिकार ही निलंबित हो जाते हैं, जो कि संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जिसे देखा जाता है। मौलिक अधिकारों में 1978 में संशोधन कर दिया। अच्छा, केंद्र की सरकार ने उस समय 44 संशोधन में, और ये कहा आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त सारे प्रावधान, तो ये जो दो जो अधिकार निलंबित नहीं होंगे वो कौन कौन से? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अच्छा, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और आर्टिकल 20 में क्रिमिनल डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, क्रिमिनल डिस्क्रिमिनेशन मतलब हमारे ऊपर एक ही विषय पर 2 मुकदमे लगा देना, जो कानून नहीं है, बाद में कानून पास हो तो उसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ हमको फंसा देना और मुझे मजबूर करना कि मेरे ही खिलाफ मैं गवाही दूं। इसका मतलब कि ये चीजें उस समय 1975 में जब ये आपातकाल लागू हो तो इस ढंग से इनका दुरुपयोग किया गया? बिल्कुल दुरुपयोग किया गया। तो अब मैंने क्या कहा
कि जबरन बिना किसी क्रिमिनल केस के उठाकर बंद कर देना। भाई आर्टिकल 20 हमें प्रोटेक्शन देता है और ये कहता है जो कोई कानून ना हो, मैंने जो अपराध ना किया हो, मुझे उस अपराध में नहीं फांसा जा सकता। बिल्कुल। लेकिन ये आर्टिकल 20 का उल्लंघन ही था, जिसमें किसी को भी आपको जिसकी तरफ नजर चली जाए, जैसे आप मैं जो आरएसएस की बात अभी हम कर रहे थे, अब उनके यहाँ एक छोटा सा बच्चा मुख्य शिक्षक होता है, 10 साल का, 15 साल का, कभी 12 साल का जी। अब ये सूचना मिल गई कि साहब इस शाखा का ये मुख्य शिक्षक है, तो मुख्य शिक्षक का नाम पता लग गया, उसके घर पे रेड डाल दी गई, उसको उठाने गए तो मालूम पड़ा ये तो 12 साल का बच्चा है। और उस 12 साल के बच्चे को पुलिस इसलिए उठा लाई क्योंकि उसका लिस्ट में नाम था जी। तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास कोई आरोप नहीं है, तो ये तो आर्टिकल 20 का जो उपयोग होता है, जो हमें दिया गया है कि भाई हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस बिना किसी कारण के ना फाइल हो, अब हमें 2 बार सजा देना, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा देना या आरोप लगाना, ये आर्टिकल 20 से ही बचाव होता है। लेकिन आर्टिकल 20 तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था एडीएम जबलपुर का, और एडीएम जबलपुर के जजमेंट से परिस्थितियां नहीं कंट्रोल हुई, तब इन्होंने 44 संशोधन में सीधा उसको बदला है और ये कहा कि आर्टिकल 20, 21 कभी सस्पेंड किए नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। जी जी। लेकिन जैसे कुछ चीज़ें जो उस समय हुई हैं, अब देखिए प्रेस की जो सेंसरशिप है उसको लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं और यहाँ तक बहुत सारी बातें सुनने में भी आती हैं कि अखबारों में भी लोग बैठे होते थे और एक एक खबर पे नज़र रखते थे कि क्या खबर जा सकती है, क्या नहीं जा सकती। तो इस तरह से एक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया गया था उस दौर में, और जनता तक सही जानकारी या जो सामान्य जानकारियां होती हैं जो उसका हक भी है वो उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बिल्कुल। आर्टिकल एक्चुअली क्या है कि आर्टिकल 19(1)(a) में ये सारे अधिकार हमारे पास हैं जी, और आर्टिकल 19(1)(a) के तहत केवल प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो कोई स्पेशल प्रावधान नहीं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मतलब व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि मुझे वेल इन्फॉर्म्ड में हूं, और अगर आप ये कहते हैं कि हम प्रेस को ही बंद कर देंगे क्योंकि वो हमारी चीजों को लोगों तक पहुंचाएगी, हमारी कमियों को, हमारे जो गड़बड़ी हैं उनको अगर पहुंचाएगी, तो फिर हम उसको रोक देंगे। तो उनको 3 दिन 4 दिन के अंदर जेलों में ठूस देना और बिजली के कनेक्शन उनके काट देना ताकि प्रेस चल ही ना पाए, तो छपेगा अखबार कैसे? ये तो मतलब डेमोक्रेसी की इससे बड़ी हत्या क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जिक्र किया कि किशोर कुमार जी इतने बड़े गायक कलाकार बॉलीवुड के, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने कुछ बातों को मानने से इनकार कर दिया तो उनके गानों को आकाशवाणी से ब्रॉडकास्ट किया जाना बैन हो गया, साथ ही उनको किसी सरकारी कार्यक्रम में बुलाया जाना बंद हो गया। इस तरह के तमाम प्रतिबंध उन पर लगाए गए, एक उदाहरण है। दूसरी चीज़, दुबे साहब, जैसे उस समय हम लोग बहुत छोटी उम्र के थे लेकिन अभी भी कुछ स्मृतियां हैं जहन में, क्योंकि नसबंदी को लेकर एक बहुत आतंक भरा माहौल रहता था उस समय, और चूंकि ये भी सुना जाता था कि सारे सरकारी अमले को, कर्मचारियों को टारगेट दिए गए थे कि आपको महीने में इतने लोगों की नसबंदी करवानी है, तो किसी को भी पकड़कर, और यहाँ तक कि बहुत कम उम्र के बच्चों तक की नसबंदी जो है करवाई गई, किशोरों की करवाई गई। तो एक डर, हम लोग बच्चे थे या जो जनमानस था उनमें सब में एक बहुत बड़ा डर था कि सबसे ज्यादा जो तात्कालिक रूप में जो डर दिखाई देता था वो यही था कि कहीं पकड़ के जबरदस्ती जो है उनकी नसबंदी ना हो जाए, और ऐसा हुआ भी। हाँ, आप ये समझिए कि जो टारगेट दिए गए तो उसमें कोई व्यक्ति टिकट लेकर जा रहा है, मैजिस्ट्रेट ने टिकट उसका लिया देखने के लिए, फाड़कर फेंक दिया और अपना टारगेट पूरा करता था। जी, ऐसी स्थिति। किशोर कुमार का प्रकरण आपने बताया, किशोर कुमार की उस समय वॉइस थी देश में, वो लोकप्रिय थे और उनसे कहा गया कि कांग्रेस के पक्ष में, इंदिरा गांधी के पक्ष में कुछ गाने रिकॉर्ड करके चलाओ देश में ताकि माहौल बने। उन्होंने मना कर दिया तो उनके खिलाफ क्या कर दिया। मतलब कहने का ये है कि जो व्यक्ति भी उस समय ना करेगा या संभावनाएं भी हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ हो सकता है, वो सब कुछ क्रैश करना, ये उस समय की त्रासदियां हैं। अब नसबंदी के मामले में तो आप ये सोच कर देखो कि छोटा बच्चा अगर कोई ट्रेन से सफर कर रहा है और आपने उसकी नसबंदी कर दी, उसका तो वंश आगे बढ़ना ही खत्म हो गया। ये सारी की सारी चीजें भारत में करना उस समय, मुझे लगता है इंदिरा गांधी की में इतनी डिक्टेटरशिप, इतनी हिम्मत कहाँ से आई होगी और कैसे किया होगा, कौन उनका आइडियल रहा होगा, भगवान जाने। लेकिन उस समय की परिस्थिति में ऐसा करना, उस समय के माहौल में ऐसा करना बहुत बड़ा कारनामा माना गया होगा।
देखिए वही चीज़ है, कहीं कुछ अंदर ऐसे आप कह सकते हैं कि असुरक्षा की भावना हो या जो भी और चीज़ें वजहें जो बनी होंगी इस आपातकाल को लेकर, लेकिन उसका दुष्परिणाम देश ने भोगा, बहुत बुरी तरह भोगा, बहुत सारे प्रताड़नाओं से होकर निकले। और आज जब 1977 में चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव हुए तो नई चीज़ निकल कर आई। मुझे कई बार ये भी दुबे साहब लगता है कि अगर ऐसा ना करती वो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो शायद वो अगर एक कहते हैं ना कि मध्यम रास्ता अपनाकर चीज़ों को धीरे धीरे आगे लेकर जाना, बाद में आखिर उन्हें लोगों ने स्वीकार किया, जो बाद में दोबारा जीत कर भी आई वो। लेकिन वही है कि इस तरह के जो एक अध्याय है हमारे इतिहास से जुड़ गया, उनके भी व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया। श्रोताओं, आपातकाल के बारे में कुछ और चर्चा डीके दुबे साहब से हम करें उससे पहले आइए एक गीत सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।
धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं श्री डी.के. दुबे से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, वकील हैं और साथ ही संविधानवेत्ता के रूप में भी उनकी प्रतिष्ठा है। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दुबे जी, अब यहाँ एक चीज मुझे बताएं, आप श्रोताओं को भी बताएं थोड़ा सा कि जो परिदृश्य था चुनावों की घोषणा की गई जो 1977 के चुनाव की, वो परिस्थितियां कैसे बनी, क्या दबाव थे राजनीतिक तौर पर, किस तरह की चीजें विकसित हो रही थी। जेपी का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, वो सब चल ही रहा था और बहुत पीक पर था वो। तो परिस्थितियां किस तरह बनी जो चुनाव की घोषणा हुई? देखिए, मैंने जैसे कहा पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट जिस समय ये कह रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपका इमरजेंसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और देश में परिस्थितियां उस समय एक्चुअली संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, ये जहां से कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो सब इकट्ठे मिल गए थे। राजनारायण जी जो पहला चुनाव लड़े थे वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से लड़े थे। अच्छा। वो टूटी थी और ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी थी और इसके बाद ये मर्ज हो गई है जनता पार्टी में। अच्छा। उस समय कई एक पार्टियां बनी। राजनारायण जी का तो मुझे लगता है उनका जो कन्फ्लिक्ट शुरू होता है वो वहीं से शुरू हो, वो बनारस के राजा परिवार से थे और जैसे ही ये प्रीवी पर्स खत्म हुआ है तो वो जो रजवाड़े थे वो सामने फ्रंट में आ गए, तो उनके वहां फॉलोइंग लाइन भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो वो वहां से शुरू होते हैं। हालांकि वो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से होकर राम मनोहर लोहिया भी उसी पार्टी में आ गए थे बाद में। बिल्कुल। तो जब चुनाव की घोषणा की गई थी वो क्या परिस्थितियां थी? नहीं, चुनाव की परिस्थिति, चुनाव में तो देखिए इतना ज्यादा प्रताड़ना के बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 साल 2.5 साल जो इमरजेंसी रही जी, उस समय में आप ये मानकर चलें कि दिल्ली में 1.5 लाख घर गिरना और किसी भी व्यक्ति को कभी भी जेल में बंद कर देना, तो परिस्थितियां तो इंदिरा गांधी के 100% विरोध में थी। नहीं, पर मुझे लगता है कि वो अब ये लगने लगा होगा कि अब ये नियंत्रण में हो नहीं पाएंगी, चीजें अनियंत्रित होती जा रही हैं और ऐसे में ज्यादा विकट और प्रतिकूल परिस्थितियां बन सकती थी उस समय की सत्ता के लिए। तो ये एक मजबूरी भी थी कि चुनाव की घोषणा की जाए। इसके अलावा अब जो सोल्यूशन था वो ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन भंग कर देती। हाँ। डेमोक्रेसी में तो उस समय की पराकाष्ठा हो गई थी कि डेमोक्रेटिक तरीके से अब देश में इंदिरा गांधी शासन नहीं कर सकती कुल मिलाकर, क्योंकि हर स्तर पर इंस्टीट्यूशंस जिसने भंग कर दिए हों। आप सोचकर देखो कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस को इस्तीफा देना पड़ा हो सुप्रीम कोर्ट के जी, तो जिसने इंस्टीट्यूशन भंग कर दिए हों, जिसने किसी इंस्टीट्यूशन की बात ना मानी हो, उनके अगेंस्ट में अगर कोई इंस्टीट्यूशन बोल दिया तो वो इंस्टीट्यूशन भंग कर देना, वहां के लोगों को गिरफ्तार करना, और जो भी चल रहा था, जैसे आपने किशोर कुमार का इलस्ट्रेशन बताया कि आप अब गाने नहीं गाओगे, जहां कहीं वो सिंगिंग कर रहे थे वहां व्यवधान पैदा करना। ऑल इंडिया रेडियो उस समय सबसे मुख्य केंद्र हुआ करता था सिंगर्स के लिए जी, ऑल इंडिया रेडियो से उनको बैन कर देना। फिर वो जो उनकी प्राइवेट पार्टियां हुआ करती थी जिनमें वो गाना गाया करते थे, उनमें कांग्रेस के इन्फ्लुएंस की वजह से वो कैंसिल करना, उनकी विदेश यात्राएं रोक देना। तो ये तो पराकाष्ठा थी ना कि अगर आपने सोचा भी हमारे खिलाफ तो हम आपको जीने नहीं देंगे। तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो पराकाष्ठा हो सकती थी वो इंदिरा गांधी ने की थी। परिणाम ये निकला था कि देश का बच्चा उनके विरुद्ध हो गया था, भले ही फ्रंट में ना बोल रहा हो, लेकिन विरोध में इंदिरा गांधी के सब कोई जा चुका था। इसलिए डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चलाना या इस कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हुए सरकार चलाना लगभग असंभव हो चुका था। देखिए, एक तरह से जिस तरह जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का जब नारा दिया तो उसमें बहुत सारे उसके निहितार्थ थे और उसकी वजह से पूरे देश में जो एक जन सैलाब निकल कर आया, युवाओं की बड़ी संख्या थी जो फ्रंट पर थी, सामने थी, और वो निश्चित रूप से बहुत से लोगों ने अब बहुत प्रताड़नाएं सही, यहाँ तक कहा जाता है कि जेलों में जगह नहीं रहेगी थी रखने की, तो कहीं
कहीं भी किसी भी गेस्ट हाउस को, किसी भी ठिकाने को जेल में तब्दील कर दिया जाता था, वहां लोगों को रखा जाता था। तो ये सब चीजें तो हुई, लेकिन ये था कि उससे निकलकर लोकतंत्र की मजबूती भी उसी में दिखाई दी कि किस तरह से पूरा देश इस आपातकाल के विरुद्ध खड़ा हुआ और 1977 में चुनाव से एक नई सरकार का उदय हुआ और नए रूप में जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी। तो दुबे साहब, ये आपने उस पूरे 21 महीने के दौर को या उसके पहले से लेकर बाद तक की परिस्थितियों को बहुत स्पष्ट और बहुत गहनता के साथ हम सबके साथ साझा किया है। एक समझ कम से कम इन चीजों को लेकर हमारे अंदर पैदा होती है और वो पीढ़ी जो उस समय नहीं थी उसे भी इस बात का एहसास होता है कि किस तरह से कैसा कठिन एक दौर इस देश में स्वतंत्रता के बाद भी हमने देखा है। और चूंकि उस समय जिन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी और संघर्ष किया लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र सेनानी के रूप में हम उन्हें जानते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। अब समापन इसका करते हुए आप किन शब्दों में भविष्य के लिए कुछ ऐसी संभावनाएं, आशाएं हम सबके सामने रखना चाहेंगे जो एक सीख के रूप में हमारे साथ रहेगी, जिसका रिश्ता तो आपातकाल से है लेकिन भविष्य एक सुनहरे लोकतंत्र की तरफ हमें लेकर जाता है? हाँ, मुझे लगता है कि आपातकाल पर चर्चाएं देश में होनी चाहिए। आपातकाल की जो मेरिट डीमेरिट्स हैं, मतलब मेरिट तो बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम दिखती हैं, लेकिन जो डीमेरिट्स हैं वो देश को पता होनी चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, ये मुझे लगता है अगर किसी को सीखना है तो आपातकाल की वो 21 महीने की स्टडी उसको करनी पड़ेगी। आपातकाल के दौरान कैसे लोकतंत्र की हत्या की जाती, कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए भी, कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रावधान होते हुए भी सरकार कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को क्रैश करती है और कैसी सरकारें होनी चाहिए। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारी सरकार हमारे लिए, हमारे द्वारा। तो हमारी सरकार कौन सी है, हम कहाँ हैं? क्या सरकारें डिक्टेटर हो सकती हैं? क्या सरकारें निरंकुश हो सकती हैं? और निरंकुश कैसे होती हैं और क्या क्या कर सकते हैं? इन विषयों पर मुझे लगता है स्वतंत्र भारत का ये इलस्ट्रेशन सबसे प्रमुख इलस्ट्रेशन है। जैसा आप बार बार आप भी कह रहे हैं कि इन परिस्थितियों में इलस्ट्रेशनों को सुनहरे लोकतंत्र के द्वारा देखा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है कि लोकतंत्र कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है इसके अप एंड कॉन्स पर बहुत सारी चर्चाएं होनी चाहिए। इन पर पुस्तकें बहुत सारी लिखी गई हैं, लेकिन ये अगर सिलेबस का पार्ट बनाते हैं तो मुझे लगता है कि और देश में जो नई पीढ़ी तैयार होती है उसको ये एहसास होना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए डीके दुबे साहब, और इस तरह की जानकारी भी हमारे साथ आपने साझा की और बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू जो हमें एक नागरिक के रूप में प्रबुद्ध करते हैं, हमें समझदार बनाते हैं, वो रोशनी आपने हम सबके समक्ष डाली। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो श्रोताओं, ये बातचीत हम कर रहे थे आपातकाल यानी इमरजेंसी के बारे में, और हमारे आज के जो मेहमान थे श्री डीके दुबे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और संविधान के विशेषज्ञ के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है, संविधानवेत्ता के रूप में वो जाने जाते हैं। उनसे हमने विस्तार से उस दौर के बारे में बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की बातचीत के माध्यम से हमारे मन में भी कुछ ऐसी समझ जरूर विकसित होगी जिसके माध्यम से हम इस देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी तरफ से भूमिका निभाएंगे। हम जो भी करें अपने इस देश के लोकतंत्र की मजबूती को ध्यान में रखकर करें, क्योंकि इस देश का भविष्य उसी पर निर्भर करता है और हमारा अपना भी। इसी कामना के साथ अब जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर